दोस्तों आज का हमारा मानवा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और एडवेंचर से भरा होने वाला है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक बहुत ही ज़्यादा विशाल साम्राज्य को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस विशाल साम्राज्य के अंदर बहुत सारे लोग अपने कामों पे जा रहे होते हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में हम दो सैनिकों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा शांति नहीं है। पता नहीं कि वह क्रांतिकारी कब हमारे ऊपर हमला करे और कब हमारे साम्राज्य को चोट पहुँचाने की कोशिश करे। और ये सुनने के बाद एक बूढ़ा सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि भाड़ में जाए वो क्रांतिकारी, अगर वह मुझे दोबारा से मिल गए तो मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। उनकी वजह से हमारे साम्राज्य को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और ये सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं लगता है कि आपकी धमकी के बाद वे हमारे ऊपर हमला करेंगे, अब शांति बनी रहेगी। और ये सुनने के बाद बूढ़ा सैनिक कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह शांति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि वह लोग बहुत ही ज़्यादा कमीने हैं, पता नहीं कब हमारे ऊपर हमला कर दें। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यह शांति हमारे साम्राज्य में इसी तरीके से बरकरार रहे। फिर इसके बाद हमें एक जगह को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस सैनिकों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि अब वक्त आ चुका है जब हमें उस सम्राट से बदला लेना है और अपने साम्राज्य को दोबारा से लौटाना है। उन कमीनों ने हमारे साम्राज्य के ऊपर हमला किया और हमारे साम्राज्य को हड़प लिया, लेकिन हम अपना साम्राज्य उनसे लेकर रहेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तुम्हारा है लोगन मैकलन, और हमें लोगन मैकलन को दिखाया जाता है जो कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। और उससे वह कमांडर कह रहा होता है कि लोगन, तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से याद होगी, जो तुम्हें किताब दी गई है तुम्हें उसे पूरा करना है और किसी भी हालत में दुश्मनों से बचाना है। क्या तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी याद है? और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि मुझे याद है, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन उस मीटिंग से आ चुका होता है, पर हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे एक सैनिक आ रहा होता है और जो उसके कानों में कहने लग जाता है कि लोगन, तुम तो एक महान देशभक्त हो। जिसे सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? और जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ और मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि आप उस किताब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि सम्राट ने आपको दी थी। ये एक रहस्यमय किताब है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक लिखी हुई है। अगर ये दुश्मनों के हाथ में लग जाए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। और इसके एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये सारे के सारे सैनिक इसके ऊपर पड़े हैं, जिसकी वजह से कोई भी इस किताब को अपने पास रखने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी आप इस किताब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सच में आप एक कमाल के इंसान है, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैं एक महान देशभक्त हूँ, मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद वह कहने लग जाता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आप एक देशभक्त है जो कि उस किताब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो हर कोई सैनिक उसे लेने से मना कर देता क्योंकि उसमें उनकी जान को खतरा है, लेकिन आप वह काम कर रहे हैं, सच में आपके कमाल के हैं। और यह सुनने के बाद लोगन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम तो मुझे यह कहना चाहते हो कि मेरे सारे के सारे सैनिक बेकार हैं, वो अपनी जान गंवाने से डरते हैं। मैं यह काम देशभक्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपना बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, मुझे अपना बदला लेना है। फिर इसके बाद लोगन अपनी स्टोरी बता रहा होता है जो कि पास्ट की स्टोरी होता है और वह कहने लग जाता है कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा बेकार लड़का रहा हूँ, किसी की बात नहीं सुनता। और हम देखते हैं कि लोगन एक लड़ाई के अंदर अपने छोटे भाई से हार जाता है और ये देखने के बाद तो सारी की सारी दुनिया बातें बनाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अरे इस पर विश्वास करना नामुमकिन है, लोगन हार गया, अपने छोटे भाई से ही हार गया, जबकि उसका छोटा भाई रोनियन, उसे तो बस अभी 3 साल हुए हैं तलवारबाजी सीखे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने लोगन को हरा दिया। ये तो जीनियस है, ये तो महान है। और तरह तरह की बातें बना रही होती है और लोगन के बारे में कहने लग जाते हैं कि ज़रा लोगन को देखो, ये तो 10 साल से तलवारबाजी सीख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो अपने छोटे भाई से हार गया, ये तो कचरा है, ये बेकार है, पता नहीं ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीता है। और ये सुनने के बाद तो लोगन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और दुनिया कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं होता, मैकलन परिवार का भविष्य तो अब खतरे में, उसे कोई भी नहीं बचा सकता तबाह होने से। और ये सुनने के बाद लोगन गुस्सा हो जाता है और बताने लग जाता है कि पब्लिक ने उस दिन जो मुझे कहा और छोटे भाई से हारने की वजह से मैं जलने लगा था, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, मैं पागल हो गया था। फिर इसके बाद उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि लोगन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लग जाते हैं कि कमीने इंसान, तूने ये क्या किया, तूने अपने छोटे भाई को ही जहर दे दिया, क्या तू पागल हो चुका है? तूने तो मैकलन परिवार का भविष्य मिट्टी में मिला दिया। अगर रोनियन को इस बारे में पता लगा कि उसके बड़े भाई ने ही उसे जहर दिया है तो वह इस सदमे से कैसे बाहर निकलेगा? इससे पहले कि उसे पता चले, तुम यहाँ से चले जाओ, आज से मेरा और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। और ये सुनने के बाद लोगन बताने लग जाता है कि उस दिन जो मेरी गलती हुई थी उसकी वजह से मुझे एक बहुत ही बड़ी सज़ा
सज़ा मिली थी। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया था, मुझे मेरे घर से दूर कर दिया गया था। इसकी वजह से मैं दर-दर भटकता रहा, भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करता रहा और लोगों की रक्षा करता था, उनके सामान की रक्षा करता था। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की है, मैं अपने गुस्से की वजह से ना जाने कितना बड़ा नुकसान कर बैठा, मैं एक बहुत ही ज़्यादा बेकार था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ इस बात का तो मैं माफ़ी मांगने के लिए गया, लेकिन तब तक तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में सुना, आज चौराहे के ऊपर किसी कैदी को सज़ा देने वाले हैं। अरे क्या नाम था उसका, अरे हाँ मुझे याद आया, उसका नाम तो रोनियन मैकलन था। उसने तो हमारे सम्राट से युद्ध किया था, लेकिन वह युद्ध के अंदर हार गया, जिसकी वजह से उसे कैदी बना लिया गया है और उसका शाही परिवार जो कि मार दिया गया है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं बचा है, अब वह राज्य हमारा हो चुका है, वह नहीं बचेगा। और ये सुनने के बाद लोगन बड़ी तेज़ी के साथ अपने छोटे भाई को बचाने के लिए भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि छोटे भाई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए ज़िंदा रहना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। और हम देखते हैं कि लोगन उस जगह पर पहुंचता है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि उस जल्लाद ने लोगन के छोटे भाई की गर्दन ही काट दी होती है और सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि ज़रा देखो, इस बेवकूफ़ लड़के ने हमारे सम्राट से लड़ने की हिम्मत की थी और ज़रा देखो इसकी गर्दन मेरे हाथों में है और इसी तरह से मैं इनकी सारी फैमिलियों को ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद जो पब्लिक होती है वह पागलों की तरह खुश हो रही होती है और कहने लग जाती है कि हुर्रे हुर्रे। और इस चीज़ को देखने के बाद लोगन भी सदमे में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कमीनों ने मेरी फैमिली को तबाह कर दिया, मेरी फैमिली को मुझसे छीन लिया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया, मैं तुम्हारे सम्राट से ज़रूर बदला लूँगा और इसके लिए तुम्हारे सम्राट को एक भारी कीमत चुकानी होगी। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे सैनिक चिल्ला रहे होते हैं और किसी तरफ भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वे लोगन का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि लोगन उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वे एक दरवाजे के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे सैनिक देख लेता है और सैनिक भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, जिसकी वजह से लोगन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता लड़ने के अलावा। और हम देखते हैं कि वह सैनिक हमला करते हुए कह रहा होता है कि कमीने इंसान, तूने हमारे सम्राट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, आज तो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। और ये कहते हुए वह लोगन के ऊपर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि लोगन उसके हमले को संभाल रहा होता है और बड़ी साहस के साथ उसका सामना कर रहा होता है और वह उसे एक जोरदार झटका देता है, जिसकी वजह से वह सैनिक पीछे की ओर धकेला जाता है। और वह सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि कमीने इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और वह दोबारा हमला करता है, पर हम देखते हैं कि लोगन कुछ ज़्यादा ही तेज होता है, वह एक ही तलवार के अंदर उस सैनिक की गर्दन काट देता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा सैनिक भी आ चुका होता है, जो उसे देख लेता है और कहने लग जाता है कि कुत्तिया के पिल्ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर हम देखते हैं कि लोगन कुछ ज़्यादा ही तेज होता है, वह उस सैनिक को भी वहीं पर ही ख़त्म कर डालता है। पर वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह यहीं पर छुपा होगा, यहीं से हमने आवाज़ सुनी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे सैनिक आ जाते हैं, जो कि लोगन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि तूने हमारे सम्राट को मारने की कोशिश की है और हमारा खजाना हमसे चुराने की कोशिश की है, आज तो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। या तो तू सरेंडर कर दे या फिर वह किताब हमारे हवाले कर दे, तभी तुम्हें जाने दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर मेरे मरने का वक्त आ चुका है, क्या मैं अब मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, अगर मैंने कुछ करने की कोशिश भी की तो तुम लोग मुझे बड़ी आसानी के साथ मार सकते हो, इसलिए अब मेरे पास यही चारा बचा है। और हम देखते हैं कि लोगन के हाथ में एक बॉल होती है, वह उस बॉल को वहीं पर तोड़ देता है और कहने लग जाता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, तुम लोगों को साथ लेकर मरूंगा। और हम देखते हैं कि यह कहते ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के बाद सारे के सारे सैनिक मारे जाते हैं और जो महल का ऊपरी का हिस्सा होता है वह पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और लोगों ने अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी पछतावे में गुजरी है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदला लेने के बारे में ही सोचा है और जो जो लोग मेरे पास थे, मेरे करीब थे, मैंने उन्हें सिर्फ तकलीफ़ ही दी है, तकलीफ़ देने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कम से कम मैंने उनका बदला तो लिया है, पर मुझे अब भी पछतावा है, जिन लोग मेरे साथ थे, जिन्हें मैंने तकलीफ़ दी है, मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग पाया। अगर मुझे मौका मिले, अगर मुझे कहीं पर भी मौका मिले तो मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, अगर वह स्वर्ग में भी मौजूद हो तो मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। और हम देखते हैं कि अचानक से लोगन की आंखें खुल जाती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, क्या मरने के बावजूद भी सर में दर्द होता है क्या। और वह इस
चीज़ को महसूस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक से लोगन की नज़र कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नौकर आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है कि यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? लेकिन उस नौकर को देखने के बाद लोगन थोड़ा-सा हैरान होता है और कहता है कि रिक, और ये सुनने के बाद वह नौकर कहता है कि हाँ, मैं रिक हूँ। आप कैसा फ़ील कर रहे हैं यंग मास्टर? और ये सुनने के बाद लोगन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो रिक है, जो कि 30 साल पहले ही मारा गया था। ये अभी तक ज़िंदा कैसा है? और वह कहने लग जाता है कि रिक, तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो? और यह चीज़ को सुनने के बाद तो रिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे यंग मास्टर उसे मारना चाहते हैं और वह कहना चाहते हैं कि यह तो बहुत ज़्यादा बुरा है, यह तो बहुत ज़्यादा बुरा है। लगता है कि यंग मास्टर अब पागल हो चुके हैं। उनके सर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई है जो डॉक्टर है वो बुलाकर ला सकता है। और जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। पर हम देखते हैं कि लोगन की नज़र बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर कुछ सैनिक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन उनके ढालों को देख रहा होता है, जहाँ पर कुछ निशान छपे हुए होते हैं। और उन्हें देखने के बाद लोगन कहने लग जाते हैं कि अरे, ये तो मेरी फैमिली का निशान है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर मैं पास्ट के अंदर आ चुका हूँ? पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बच्चा आता है, जो कहने लग जाता है कि बड़े भाई, क्या आप ठीक है? और हम देखते हैं कि ये लोगन का छोटा भाई होता है और अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनने के बाद लोगन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रोनियन आ चुका होता है और जिस चीज़ को देखने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि मुझे याद आ गया, यह समय मुझे याद आ गया। यह तो वही समय है जब मेरे छोटे भाई ने मुझे एक लड़ाई के अंदर हरा दिया था और मेरे सर में चोट आई थी, जिसकी वजह से मैं अपने छोटे भाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। जब मेरा छोटा भाई मुझसे माफ़ी माँगने के लिए आया तो मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा गंदी-गंदी गालियाँ दी और मैंने उससे कहा कि तू मेरे बाप की औलाद नहीं बल्कि एक रखेल की औलाद है, चला जा यहाँ से। और मैंने उसे बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त किया, बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी, लेकिन इसके बावजूद भी वह मेरा पीछा करता रहा और मुझसे माफ़ी माँगता रहा। लेकिन उस दिन के बाद वह मेरे पास कभी भी नहीं आया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह आ चुका होता है, पर अचानक से लोगन के सर में दर्द होने लग जाता है और जिसे देखने के बाद उसका छोटा भाई कहता है कि क्या आप ठीक हैं? पर हम देखते हैं कि वह नौकर कहता है कि लिटिल मास्टर, यंग मास्टर अभी आराम कर रहे हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि यह ठीक है और वह अपने छोटे भाई से कहता है कि रोनियन, प्लीज़ मेरे करीब आओ। वही सुनने के बाद तो उसका छोटा भाई भी थोड़ा-सा चौंक जाता है और यह देखने के बाद तो वह नौकर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यंग मास्टर इतना ज़्यादा बदल कैसे सकते हैं। और हम देखते हैं कि रोनियन अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहने लग जाता है कि मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ, मुझे सावधान रहना चाहिए था। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि यह ठीक है, तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पर रोने लग जाता है और ये देखने के बाद तो उसका छोटा भाई हैरान हो जाता है और कहता है कि बड़े भाई, आपको क्या हुआ है? आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। पर हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि यह लड़का कितना ज़्यादा दयालु है, ये हमेशा मेरी परवाह करता रहता है, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से ये उस कमीने सम्राट के हाथों मारा गया था। सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से ये मारा गया था, मुझे जैसे बड़े भाई को तो मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह रोनियन के कंधों पर हाथ रखता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। और यह कहते ही वह रोनियन के गले लग जाता है और यह देखने के बाद तो रोनियन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि बड़े भाई, आप रो क्यों रहे हैं? पर हम देखते हैं कि वह लगातार माफ़ी मांग रहा होता है, तो इस चीज़ को देखने के बाद तो रोनियन भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वह दोनों बड़े भाई छोटे भाई वहीं पर रोने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रोनियन वहाँ से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि बड़े भाई, आप आराम करें, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और ये सुनने के बाद लोगन कहता है कि ठीक है, तुम ज़रूर आना। और वह वहाँ से चला जाता है और लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ये कोई सपना नहीं हो सकता है? इसका मतलब है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ, अब मैं सब कुछ बदल दूँगा, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है मैं सब कुछ बदल दूँगा। पर हम अचानक से देखते हैं कि लोगन को वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ पर एक नौकरानी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है, उसकी साँसें भी फूली हुई होती हैं और वह कहने लग जाती है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनने के बाद लोगन थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि माफ़ी? पर तुम माफ़ी किस बात के लिए माँग रही हो? और ये सुनने के बाद वहाँ पर रिक आता है, जो कहने लग जाता है कि यंग मास्टर, इस मैरी को माफ़ कर देना, इसने आपको आराम में
खलल डाला है, तो इसके लिए इसे माफ़ कर देना। प्लीज़ इसे जाने दो। मैं भूल गया था, मैं इसे वार्निंग देना भूल गया था। प्लीज़ इसे जाने दो। और ये सुनने के बाद तो लोगन भी थोड़ा-सा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इन नौकरों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। मैं अपनी पुरानी लाइफ़ में नौकरों के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक करता था, और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मुझे एक कागज़ और पेन लाकर दो। और ये सुनने के बावजूद तो वे दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और रिक कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, क्या आप कागज़ पेन माँग रहे हैं? मेरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए आप उसे इतनी ज़्यादा बड़ी सज़ा देने वाले हैं। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, जो मैंने तुमसे कहा है कागज़ पेन लाने के लिए वो ला कर दो। और हम देखते हैं कि रिक वहाँ पर थोड़ी देर बाद आता है और उसे कागज़ पेन दे देता है, और कहने लग जाता है कि मैं कागज़ पेन ले आया हूँ, मैं यहाँ पर इन्हें रख देता हूँ यंग मास्टर। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि कमरे के अंदर कोई भी आ ना पाए। जिसे सुनने के बाद वह रिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यंग मास्टर, क्या आपने मुझे सच में शुक्रिया कहा है? क्या आप सच में ठीक हैं? कहीं आपके सर में कुछ ज़्यादा ही चोट तो नहीं आ गई है? क्या आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है? और ये सुनने के बाद तो लोगन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद रिक कहने लग जाता है कि अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ठीक है यंग मास्टर, मैं यहाँ से चलता हूँ। और जैसे ही रिक बाहर की तरफ जाता है, वह सभी नौकरों से कहने लग जाता है कि यंग मास्टर आप पूरी तरीके से ठीक है, वह मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि वह पहले जैसा ही है। और इस चीज़ को देखने के बाद तो लोगन भी शर्मा जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सही है, शायद मेरी गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, पर मुझे थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। पर यह मेरे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी मेरा काम है जो कि मुझे रिकॉर्ड करना है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में जो जो चीज़ें रिकॉर्ड की है मुझे लिखना होगा। और वह बताने लग जाता है कि 10 साल बाद एक राज्य हमारे राज्य के ऊपर हमला करेगा, जिसकी वजह से हमारा साम्राज्य पूरी तरीके से तहस-नहस हो जाएगा, हमारी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और हमारा राज्य दूसरे राज्य के अधीन हो जाएगा, उनका गुलाम बन जाएगा। लेकिन अभी यह ज़रूरी नहीं है, यह काम तो 10 साल बाद होने वाला है, पर अभी जो ज़रूरी है वो 1 साल बाद होगा। सारे के सारे अमीर लोग जो कि हमारे राज्य के अंदर रहते हैं, वे दंगे फसाद करने लग जाएंगे, अपने लिए लड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हमारी फैमिली कमज़ोर पड़ जाएगी और हमारा राज्य एक अंधेरे की तरफ बढ़ जाएगा। मुझे इस चीज़ को रोकना होगा और उन लोगों को रोकना होगा जो कि दंगे भड़काना चाहते हैं। मुझे ये काम सबसे पहले करना होगा। फिर इसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम महाराज को देखते हैं और उसके पास कोई सैनिक आता है जो कहने लग जाता है कि पैट्रियाज, यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, वे आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद लोगन का फादर होता है, वह कहने लग जाता है कि क्या लोगन, पर वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्या उसको कोई ज़रूरी काम है? फिर इसके बाद हमें बाहर की चीज़ों को दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ नौकरों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, और वहीं पर हम लड़के नौकरों को देखते हैं जो कि अपना मुंह छिपा रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि वे किसी और से नहीं बल्कि लोगन से डर रहे होते हैं। लेकिन लोगन के सामने एक नौकरानी भी आ रही होती है जिसके पास कपड़े होते हैं, और हम देखते हैं कि वे लोगन से इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वह कपड़ों के साथ ज़मीन पर गिर जाती है और लोगन की नज़र भी उस नौकरानी के ऊपर पड़ जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद वह नौकरानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि आज मैंने किसकी चेहरा देख लिया जिसकी वजह से मुझे लोगन देखना पड़ रहा है। आज मैं सच में मरने वाली हूँ, यंग मास्टर मुझे मार डालेंगे। पर हम देखते हैं कि लोगन अपना हाथ बढ़ाता है और उसे खड़े करने की कोशिश कर रहा होता है, और ये देखने के बाद तो वह नौकरानी भी थोड़ी सी खुश होती है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वह लोगन का चेहरा देखती है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और लोगन काफ़ी ज़्यादा अजीब स्माइल से कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, गलती हर किसी से हो जाती है, तुम खड़े हो जाओ, क्या तुम ठीक हो? और इस चीज़ को देखने के बाद तो वह नौकरानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहने लग जाती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ़ कर दो यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और इस चीज़ को देखने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये लोग मुझसे इतना ज़्यादा दूर क्यों भाग रहे हैं? शायद कोई कमीना इंसान अचानक से बदल जाए तो किसी को विश्वास नहीं होता और ना ही कोई जल्दी से एक्सेप्ट करता है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और इन लोगों को वक्त देना चाहिए ताकि ये मेरे बदलाव को महसूस कर सके और मेरे साथ दोबारा से अच्छे लोगों की तरह व्यवहार कर सके। और हम देखते हैं कि वह अपना चेहरा आईने के ऊपर देख रहा होता है, लेकिन अजीब तरीके से मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इस तरह की स्माइल के साथ तो मैं इन लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा और ये लोग मुझसे हमेशा दूर रह पाएंगे। और हमें एक नौकर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि पैट्रियाज, यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। और इस चीज़ को सुनने के बाद
लोगन अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। वह सोच रहा होता है जब उसके फादर ने उसे धक्के मारकर घर से निकाला था और उसके फादर कहने लग जाता है कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है। और इस चीज़ को सुनने के बाद लोगन बताने लग जाता है कि उस दिन मेरे फादर ने मुझे अपनी ज़िंदगी से धक्के मार कर निकाल दिया था। मुझे लगा था कि मैं उनका कोई अच्छा बेटा नहीं हूँ, शायद वे मेरे बाप नहीं बन पाए, उनके अंदर कोई भी दिल नहीं है, नहीं तो वे मुझे कभी भी नहीं निकालते। और मैं जब एक जंग के अंदर था तो मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी और मैं बेहोश भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे फादर मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे। मुझे लगा था कि उनके दिल में एक पत्थर दिल है, जो कि वह मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ था। मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती थी। मेरे फादर तो हमेशा ही मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैं इस बात को कभी भी समझ नहीं पाया। भला कोई फादर अपने बेटे को घर से क्यों ही निकालेगा। और हम देखते हैं कि वो अपने फादर से कहने लग जाता है कि फादर मैं यहाँ पर आ गया, मैं लोगन। और ये सुनने के बाद उसका फादर पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ओ लोगन तुम यहाँ पर। और अपने फादर को देखने के बाद लोगन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अपने फादर को 20 साल के बाद देखने के बाद लोगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि फादर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने गलतियाँ की हैं। और अपने बेटे को देखने के बाद उसका फादर कह रहा होता है कि जैसा कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और हमें लोगन के फादर का नाम बताया जाता है, इसका नाम पैट्रिक मैकलन होता है। जिसकी बातें सुनने के बाद लोगन तो थोड़ा सा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा कि मैं जानता था मेरे फादर बिल्कुल मुझसे इसी तरीके से बात करते हैं, कोई भी फीलिंग नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि वे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे अपने फादर को देखे हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे फादर रोज़ाना मेरा चेहरा देखते हैं। और वह कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। मुझे अपना फैमिली ग्राउंड चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, और वह किताब भी जिसके अंदर वह तलवारों की टेक्निक लिखी हुई हैं। और ये सुनने के बाद उसका फादर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो, इस बात का क्या मतलब है। और लोगन कह रहा होता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, यह सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी है, मुझे अपने राज्य को मजबूत बनाना है। और इसका सीधा सा आंसर है, अगर मुझे राज्य को मजबूत बनाना है तो इसकी आर्मी को सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्मी बनाना होगा, जिसके लिए मजबूत हथियार मजबूत कवच चाहिए होंगे। और इन सब चीज़ों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरे फादर राज्य के राजा है, लेकिन हमारा राज्य बहुत ज़्यादा गरीब है, हमारी फैमिली बिल्कुल भिखारी है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इतने सारे पैसे को कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है। 3 महीने बाद एक एक्सीडेंट होने वाला है जिसकी वजह से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। ये इतना सारा पैसा है कि मेरी फैमिली 1 साल में भी नहीं कमा पाएगी। और उसका फादर कहने लग जाता है कि तुम किस लिए ट्रेनिंग करना चाहते हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम रोनियन से हार गए जिसकी वजह से ट्रेनिंग करना चाहते हो। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि हाँ फादर ऐसा ही है, लेकिन मैंने ये सब रोनियन को हराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। रोनियन ने जो मुझे हरा है उसकी वजह से मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके लिए मुझे ताकतवर होना चाहिए और अपने राज्य के लिए कुछ काम करना चाहिए। और तो तुम ये काम अपने राज्य के लिए करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई या फिर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अपने फादर की बातें सुनने के बाद लोगन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि फादर इतनी जल्दी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, इसकी वजह से वह मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा आसानी के साथ भरोसा नहीं करेंगे। और वह कहने लग जाता है कि फादर मैं जानता हूँ कि मेरे बिहेवियर की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। और ये सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि और लोगन तुम ये कहना बंद कर दो, क्योंकि यह बात तुम बहुत बार कह चुका हो और मैंने तुम्हें बहुत बार माफ़ भी किया है। और जिसे सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि फादर मेरी बात सुने। और उसका फादर कहने लग जाता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और लोगन कहने लग जाता है कि फादर इस समय मैं बदल चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे गुस्से की वजह से, मेरी नफ़रत की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी है। लेकिन आप मेरी बातों पर यकीन करिए, मैं अब बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अब मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को ताकतवर बना सकूँ और अपने राज्य के लिए काम कर सकूँ। प्लीज़ फादर मुझे इजाज़त दे दीजिए ट्रेनिंग करने के लिए। और ये सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि मैं नहीं जानता कि तुम इस बात सच बोल रहे हो या फिर झूठ, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता हूँ। तुम्हारी ये ट्रेनिंग कब तक
तक ख़त्म होने वाली है। जिसे सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि मैं बस 3 महीने तक ट्रेनिंग करूँगा। और ये सुनने के बाद लोगन का फ़ादर थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 3 महीने अंदर ट्रेनिंग करने के बाद अपने छोटे भाई रोनियन को पछाड़ पाओगे? और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं ये सब अपने भाई को हराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये सब कर रहा हूँ अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, ताकि मैं राज्य के लिए कुछ कर सकूँ और अपने राज्य को मजबूत राज्य बना सकूँ। ये सब मैं आपकी फैमिली के लिए कर रहा हूँ फादर। और ये सुनने के बाद उसका फादर थोड़ा-सा खुश होता है और कहने लग जाता है कि इस बार मुझे लगता है कि तुम थोड़े से बदल चुके हो, ये सही है, तुम्हें इजाज़त है वहाँ पर जाने की। और ये सुनने के बाद रोना लोगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि शुक्रिया फादर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि लोगन वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसका फादर कहने लग जाता है कि अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और ग्राउंड के अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गर्म रहने का इंतज़ाम पहले से ही कर कर रखो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। और ये सुनने के बाद लोगन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपने फादर के इस तरह के व्यवहार को देखने के बाद। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगन उस ग्राउंड के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर उसकी फैमिली ट्रेनिंग करती है और वह बताने लग जाता है कि ये मेरा फैमिली ग्राउंड है और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसे सिर्फ मेरी फैमिली के लोग ही यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ टॉप क्लास के लोग ही आ सकते हैं। वैसे भी यह ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसमें आसानी के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने बैग में कुछ ढूँढने लग जाता है और कहता है कि अब मौका है उस किताब को ढूँढने का, जिसे मैं अपनी पिछली लाइफ में बिल्कुल भी नहीं सीख पाया और इससे हमेशा ही दूर रहा। और हम देखते हैं कि वह उस किताब को ढूँढ लेता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूँढ लिया। ये एक डिवाइन किताब है जिसके अंदर मेरी फैमिली की जो टेक्निक मौजूद है, वो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। इसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। और वह इस किताब के बारे में बताने लग जाता है कि ये एक डिवाइन किताब है जिसके पहले पन्ने पर सोने के बाद छपा हुआ है। इसके अंदर ऐसी-ऐसी टेक्निक मौजूद है जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बना जा सकता है। और इसे मेरे पूर्वजों ने भी यूज़ किया था, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर अजगर था, उसे हमारे पूर्वजों ने ही हराया था। सच में ये एक कमाल की किताब है, लेकिन मैंने इसे अपनी आर्मी के कोड वर्ड में लिखा है ताकि इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का इंसान हूँ। अब वक़्त आ चुका है इस किताब को यूज़ करने का। मैं जानता हूँ कि इस किताब में बहुत ज़्यादा सीक्रेट और रहस्यमय चीज़ें लिखी हुई हैं, जिन्हें हमारी फैमिली भी यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानता हूँ कि इन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अगर ये सच है तो ये मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बना सकती है और मुझे कोई भी जादूगर या फिर ताकतवर से ताकतवर इंसान नहीं हरा पाएगा। लेकिन इसे सीखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा वक़्त लगने वाला है। मेरी पिछली लाइफ में मैं इस टेक्निक को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाया था, लेकिन अब मेरे पास मौका है इसे यूज़ करने का। और हम देखते हैं कि लोगन अपनी लाइफ एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और अपने हमें बताने लग जाता है कि मेरे दिल के करीब, मेरे कोर के अंदर मुझे अपनी लाइफ को एनर्जी को इकट्ठा करना है, जिस तरह से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ और मेरी ताकत भी बढ़ सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना यह दिखता है। हर कोई इंसान इसे नहीं कर सकता। इसके लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लाइफ एनर्जी मेरे अंदर इकट्ठा होती जाएगी, उसी हिसाब से मेरा शरीर इवॉल्व होता जाएगा और अपनी ताकतें बढ़ाता जाएगा। और वह हमें पता लग जाता है कि मुझे 3 दिन 3 रात तक लगातार अपनी कोर को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, लेकिन आखिरकार मैंने इसे कर ही लिया। लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है और इस कोर की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसा रेगिस्तान के अंदर पानी दे दिया गया हो, उसी हिसाब से मेरी बॉडी को भी इसी तरह की फीलिंग हो रही है। सच में ये एक कमाल की फीलिंग है। अब वक्त आ चुका है ट्रेनिंग करने का। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत आ चुकी है। और हम देखते हैं कि लोगन उस कोर की ताकत को जुटा रहा होता है और उस ताकत को यूज़ करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह एक हमला करता है हवा में और हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार हमला होता है। और अपनी इस ताकत को देखने के बाद लोगन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में अपने कोर को इकट्ठा करने की वजह से मेरे सेंसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेरी शरीर की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैं ताकतवर हमले कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं इस ताकत को कभी यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन अब इसे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। हर किसी के लिए इस ताकत को यूज़ करना नामुमकिन है, पर मेरी मेहनत की वजह से, शायद मेरे इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि यह इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। ये ताकत तो मेरी कल्पनाओं से भी परे है, लेकिन मुझे अपनी ताकत को और भी ज़्यादा हासिल करना होगा। और हम देखते हैं कि लोगन अपनी ट्रेनिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाता है और कहने लग जाता है कि चलो अब बारी है लगातार ट्रेनिंग करने की। और हम देखते हैं कि वह लगातार ट्रेनिंग करने लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर इसके बाद हमें 3 महीनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है,
जहाँ पर लोगन कह रहा होता है कि आज मेरी ट्रेनिंग का लास्ट दिन है। चलो देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है और हम देखते हैं कि लोगों ने जो 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग की होती है वह उस ताकत को आजमाने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वह अपनी कोर की सारी एनर्जी को एक ही हमले के अंदर इकट्ठा कर लेता है और कहने लग जाता है कि मैंने अपने कोर को 1 स्टार तक पहुंचा दिया है। मैं जानता हूं कि यह काफ़ी नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह इस हमले के लिए काफ़ी होगा क्योंकि यह हमला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और हम देखते हैं कि यह हमले का नाम लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर लोगन एक जोरदार हमला ज़मीन के ऊपर करता है। हम देखते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है जिसकी वजह से एक खतरनाक वेव निकलती है। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि सामने धूल मिट्टी छा जाती है और आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। हम देखते हैं कि लोगन इस हमले की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सारी एनर्जी निकल चुकी है, पर जैसे ही वे सामने देखता है हम देखते हैं कि लोगों ने एक ही वार के अंदर उस बड़े से विशाल पेड़ को एक ही वार के अंदर काट दिया होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद लोगन हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह ताकत तो मेरी कल्पनाओं से भी परे है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाएगी। हर कोई इंसान इस तरह की टेक्निक को हासिल नहीं कर सकता, ये उसके लिए नामुमकिन होने वाला है। लेकिन इस हमले की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी गई है, अब मैं कोई भी हमला नहीं कर पाऊंगा, पर यह हमला करना मेरे लिए काफ़ी है। और वैसे भी मैंने 3 महीने के अंदर लगातार ट्रेनिंग की है, हर रोज़ाना ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ और इसका फल भी मुझे मिला है। अब मैं अपने फादर को गर्व के साथ बता सकता हूँ कि मैंने इस ट्रेनिंग की वजह से क्या हासिल किया है। लेकिन अपने फादर से मिलने से पहले मुझे नहा लेना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। फिर इसके बाद हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक गार्ड को देखते हैं जो किसी को कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप अंदर नहीं जा सकते, लॉर्ड आपसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि पर क्यों क्यों नहीं मिल सकता, क्या मेरे फादर बीमार है। जिसे सुनने के बाद वे गार्ड कहने लग जाता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फादर बीमार है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारे फादर की इजाज़त नहीं है अंदर आने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिलने दे सकता। और वैसे भी ये तो परिवार का नियम है ना, तुम्हारे परिवार का नियम तुम्हें ही नहीं पता, ये कैसा हो सकता है यंग मास्टर। और ये सुनने के बाद रिक कहने लग जाता है कि हाँ यंग मास्टर ये तो हमारे परिवार का नियम है, हम इसे नहीं तोड़ सकते। जिसे सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि पर रिक मैं तो 3 महीने पहले ही अपने फादर से मिला था, तब तो मुझे किसी ने भी नहीं रोका था। और ये सुनने के बाद गार्ड कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि जिस वक्त तुम्हें मिलने दिया गया होगा उस गार्ड ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया होगा, लेकिन मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, मेरे पिछली लाइफ में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पर हम अचानक से देखते हैं कि लोगों को किसी की आवाज़ आ रही होती है और कोई कह रहा होता है कि ज़रा देखो ये नाइट तो इसके मज़े ले रहा है। और इसकी आवाज़ सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि यह आवाज़ तो महल के अंदर से आ रही है, कुछ नाइट मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे सेंसेस बढ़ चुके हैं इस ताकत को हासिल करने की वजह से। और वे नाइट बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ज़रा देखो ये नाइट तो इसके मज़े ले रहा है, वैसे भी ये तो यंग मास्टर है, यंग मास्टर होने के बावजूद भी ये इतना ज़्यादा कमज़ोर और भगोड़ा है, ये तो अपने भाई से भी भागता रहता है। मुझे लगता है कि ये नाइट को कुछ भी नहीं कहेगा, अगर नाइट से इसने कुछ कहने की कोशिश की तो ये इसे बहुत ज़्यादा पीटेगा। और इस बात को सुनने के बाद लोगन अपने मन में कहने लग जाता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मैं 3 महीने ट्रेनिंग करने के लिए गया था जिसकी वजह से मेरे ऊपर अफवाहें फैलना स्टार्ट हो गई थी और लोग मेरी बेइज्जती करने लगे थे। मेरी बेइज्जती इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर कोई मेरा मजाक बना रहा है, यह मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, मुझे इसका सबक सिखाना होगा। और वह बंदा कह रहा होता है कि देखो यंग मास्टर तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें ज़्यादा बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जब हमारे लॉर्ड तुम्हें मिलने के लिए बुलाएंगे तो मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हें लॉर्ड से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि ये कोई मेरे लिए परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने आप को बदलना चाहता था, अच्छा इंसान बनना चाहता था ताकि मैं लोगों को समझ आने लगूं, लेकिन ये लोग मुझे बदलने नहीं देंगे, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं कि लोगन अपनी जेब में से कुछ निकाल रहा होता है और कहने लग जाता है कि हे तुम्हारा नाम क्या है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ये अपनी जेब में से क्या निकाल रहा है, और कहने लग जाता है कि मेरा नाम डोमिन है, डोमिन। और ये सुनने के बाद लोगन कहता है कि ओह डोमिन मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, तुमने मेरे परिवार
परिवार के नियमों की वजह से मुझे मेरे फादर से ही मिलने से रोक दिया। तुम अपनी जगह पर सही हो, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुमने मेरी बेइज्जती की है और एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद रिक भी थोड़ा-सा चौंक जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और इन सब बातों को सुनने के बाद वह डोमिन कहने लग जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है? अगर इसने ज़्यादा चूँ-चाँ करने की कोशिश की तो ये मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा पिटेगा। और लोगन कहने लग जाता है कि देखो डोमिन, तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, इसलिए मैं लोगन मैकलन तुम्हें इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चैलेंज करता हूँ। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और हम देखते हैं कि लोगन ने उस बंदे को चैलेंज कर दिया होता है। और ये देखने के बाद सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है? क्या ये उसके हाथों से पिटना चाहता है? और ये सुनने के बाद लोगन कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो? तुमने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया। क्या तुम सच में डर गए? मुझे तो लगा था कि इन अफ़वाहों को फैलने की वजह से सभी लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे होंगे, लेकिन तुम तो शायद मुझसे डर गए हो। तुम तो मुझे कमज़ोर ही नहीं समझ रहे हो। और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और लोगन उसे और छेड़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मर्दानगी ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारी जवानी अब ढल चुकी है, तुम मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो। और ये सुनने के बाद तो वह बंदा इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुझे मैदान के अंदर ही हराऊंगा। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया होता है। फिर इसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़े मैदान को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगन और डोमिन को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने के लिए आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि इस लड़ाई का मजा लेने के लिए वे नाइट भी आ चुके होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, यंग मास्टर उस नाइट से लड़ना चाहते हैं। लगता है कि वे आज इसके हाथों बहुत ज़्यादा पिटने वाला है, वे तो पागल हो गया है। और ये सुनने के बाद दूसरा नाइट हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ये लगता है कि वे बहुत ज़्यादा पिटेगा। लगता है कि आज तो उसकी जान जाने वाली है। क्या तुमने सुना नहीं, रोनन ने उसे बहुत ज़्यादा पीटा था, जिसकी वजह से वे इतना ज़्यादा डर गया था कि 3 महीने तक जंगलों में छुपा रहा था। और जब सभी ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वह 3 महीने तक नहीं मिला था। सच में वे कितना ज़्यादा फट्टू और कायर है। मुझे लगता है कि वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, कम से कम वह 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और ये सुनने के बाद एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि वह 10 मिनट टिक पाएगा। इसकी चाहे 100 गोल्ड की शर्त भी लगा सकते हो, मैं तुम्हें 100 गोल्ड देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि लोगन भी इन नाइट्स की बकवास की बातें सुन रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये कमीने लोग मेरे जीतने और हारने पर शर्त लगा रहे हैं। लगता है कि इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मेरे जीतने पर, ये घटिया कमीने लोग। और हम देखते हैं कि डोमिन उससे कहना लग जाता है कि लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए हो, लेकिन तुम्हें रिलैक्स होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ताकत का सामना तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें मैं मसल कर रख दूंगा। और उसकी ये धमकी सुनने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि यह तो बस कुत्ते की तरह भौंके ही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन यह मेरे परिवार के बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं कह रहा है। लगता है कि ये मेरे परिवार से काफ़ी ज़्यादा डरता है और कोई भी सवाल वो खड़ा नहीं कर रहा है। सच में ये तो कितना ज़्यादा बेकार और फट्टू है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर रिक आ चुका होता है और उसके साथ साथ कुछ नौकर भी होते हैं। रिक अपने मन में कहने लग जाते हैं कि ये यंग मास्टर को क्या हुआ है, क्या ये ट्रेनिंग करने के बाद पागल हो चुके हैं? ये उस सूरवीर का सामना करने जा रहे हैं जो इसे मार डालेगा। सच में आज के दिन तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि रिक काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ चुका होता है। यह देखने के बाद उसके नौकर कहने लग जाते हैं कि सर रिक, आपको क्या हुआ, क्या आप जिंदा भी है? और हम देखते हैं कि वहाँ पर तीसरा नाइट आता है जो कि डोमिन और लोगन की लड़ाई कराने वाला होता है और कहने लग जाता है कि सर डोमिन, सर लोगन, क्या आप दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको असली तलवारों का यूज नहीं करना है, बल्कि आपको लकड़ी की तलवार का यूज करना है ताकि किसी को भी चोट ना लगे। और हम देखते हैं कि वह नाइट लोगन की तरफ देख लग जाता है, पर हम देखते हैं कि लोगन उसे काफ़ी ज़्यादा घूर घूर कर देख रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वह नाइट अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं तो इस लड़ाई को रुकवाना चाहता हूँ, अब मैं इस मामले में क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैंने लोगन से कहने की कोशिश भी की तो वह मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी बात को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जिद्दी है, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने लकड़ी की तलवारों को यूज करने के लिए कहा है, पर मैं यह बात भी जानता हूँ कि अगर कोई नाइट लकड़ी की तलवार भी यूज करता है तो वह किसी को भी आसानी के साथ ख़त्म कर सकता है। पर मैं इस मामले में अभी कुछ भी नहीं कर सकता। अब चाहे जो भी हो, इसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे इस मैच में कोई भी कुछ भी हो जाए, अब मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन सर डोमिन, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इस बच्चे पर थोड़ा सा रहम करें। और हम देखते हैं कि वह लड़ाई स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वह लोगन और डोमिन लड़ने के लिए एक एक कदम पीछे चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो डोमिन होता है वह अपनी सारी की सारी ताकत इस हमले के अंदर लगा रहा होता है। वह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नाइट होता है और इस ताकतवर
और फोर्स को देखने के बाद एक नाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मुझसे ये मत कहना कि सर डोमिन अपनी सारी की सारी ताकत इस हमले के अंदर लगा रहा है, इससे तो वह हमारे यंग मास्टर को मार देगा। और ये सुनने के बाद दूसरा नाइट हंसते हुए कहने लग जाता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम मेकलन परिवार का एक कीड़ा तो मरेगा। और वैसे भी डोमिन सर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसके हाथों से तो हर कोई मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद रिक अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सच में कितना ज़्यादा खतरनाक हमला है, ये कोई चीटिंग नहीं है, लेकिन यंग मास्टर को इससे बचना चाहिए। और दूसरा नाइट कह रहा होता है कि सर डोमिन प्लीज़ इस बच्चे के ऊपर थोड़ा सा रहम करो। और हम देखते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि वैसे तो इंसान अगर किसी की ताकत ना जाने तो उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी ताकत को देखने से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनाड़ी है, इसे अपनी ताकत का यूज़ करना भी नहीं आता। ये अपनी सारी की सारी एनर्जी को बाहर की तरफ धकेल रहा है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बेकार हो रही है और इसका हमला भी पूरी तरीके से बेकार हो रहा है। सच में ये कितना ज़्यादा घटिया इंसान है। और वह कहने लग जाता है कि अरे तुम मेरा मुंह ही देखता रहेगा या फिर मुझ पर हमला करेगा, कहीं तो ऐसा नहीं कि तुम मुझसे डर तो नहीं गया। और ये सुनने के बाद डोमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद डोमिन अपनी कहानी बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि कुछ साल पहले जबकि मैं नाइट बनाता था, मेरे जूनियर्स मुझसे आगे निकल गए थे, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मेरी सारी की सारी मेहनत बेकार गई थी, इसलिए मैं मेहनत ही नहीं करता था, बस अपना काम करता और अपने घर चला जाता। सच में ये दुनिया तो कितनी ज़्यादा बोरिंग है। आज तो मुझे सुबह का खाना खाना है, मैं आज का काम करूँगा और घर पर चला जाऊँगा, फिर जाकर आराम करूँगा। मुझे इस देश से और इसके लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। और वह इस तरह की सोच रखता था और वह कहने लग जाता है कि लेकिन इस बच्चे ने मेरा मजाक उड़ा है, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, ये अपने आप को समझता क्या है, मैं इसे मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वे एक खतरनाक हमला लोगन के ऊपर कर रहा होता है। और इस तरह का हमले को देखने के बाद रिक काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि अरे कोई रोको, अरे कोई रोको, नहीं तो वह बच्चे की जान ले लेगा। और ये सुनने के बाद दूसरा नाइट कहने लग जाता है कि अब मैं इस मामले में क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो यंग मास्टर को रोकने की खूब कोशिश की थी लेकिन वह मान ही नहीं रहा, तो अब मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि जो डोमिन होता है वह हमला करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि वैसे तो मैं यहाँ से रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन रिटायर होने से पहले अपनी आखिरी और सीक्रेट टेक्निक मैं इस बदतमीज बच्चे के ऊपर इस्तेमाल करूंगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और इस हमले के लिए लोगन भी काफ़ी ज़्यादा तैयार होता है। वह भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इसकी सीक्रेट टेक्निक इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वह डोमिन के एक ही हमले को बड़ी आसानी के साथ काट देता है और उसे रोक भी देता है। और ये हमला इतनी ज़्यादा आसानी के साथ रोका होता है जिसकी वजह से जो डोमिन होता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि लोगन उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और वह कहने लग जाता है कि क्या तुम अपने आप को नाइट बुलाते हो, तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, अब मुझसे ये मत कहना कि यह तुम्हारा सबसे ज़्यादा ताकतवर हमला था। सच में ये तो कितना ज़्यादा बेकार हमला था। और इस चीज़ को देखने के बाद सारे के सारे नाइट्स और सारे के सारे जो नौकर होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर वह डोमिन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लगता है कि उसे चोट लग चुकी होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद नाइट्स कहने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यंग मास्टर ने तो पहले ही हमले के अंदर उसे हरा दिया, क्या वह इतना ज़्यादा कमज़ोर था। और हम देखते हैं कि लोगन कह रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा बेकार है, तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों हो रहे हो। और हम देखते हैं कि वह नाइट को बुलाता है और नाइट भागकर उसके पास आता है और वह नाइट से कहने लग जाता है कि देखो, मैं सर डोमिन को एक और चांस देना चाहता हूँ जीतने के लिए, मुझे लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से वे हार गए हैं, मैं उन्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वह नाइट डोमिन के पास जाता है और कहता है कि सर डोमिन, क्या आप श्योर हैं, क्या आप दोबारा से लड़ना चाहते हैं। पर हम देखते हैं कि डोमिन की हालत तो पहले से ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद नाइट कहता है कि सर डोमिन, क्या आप ठीक है। और डोमिन अपने मन में कह रहा होता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, क्या ये कमज़ोर बच्चा मुझसे जीत गया है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, यह कमज़ोर बच्चा मुझसे नहीं जीत सकता, मैं इसे मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि डोमिन अपनी दोबारा से ताकत को जुटाता है और लोगन के ऊपर हमला कर रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद लोगन अपने मन में कहता है कि यह कितना ज़्यादा पैथेटिक और बेकार है, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इसे 2 बार मौका दिया है लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी ताकत को बिखेर रहा है और मेरे हाथों से अब इस बार बहुत ज़्यादा पिटेगा। और हम देखते हैं कि लोगन एक जोरदार हमला करता है उसके सर के ऊपर, जिसकी वजह से डोमिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह वहीं पर ही ढेर हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है, मैंने इसे एक और चांस दिया था लेकिन इसके बावजूद भी ये हार गया, मुझे लगता है कि अब इस कुत्ते को अपनी दुम छुपा लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वहीं पर डोमिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, वह बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि सर डोमिन, मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों की वजह
से, लेकिन मैं अब हार मानता हूँ। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद लोगन उसके मुँह पर एक ज़ोरदार तलवार मारता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है और लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि ये कमीना इंसान मेरे फ़ादर का नाइट है और एक गार्ड भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने मेरी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश की है। अगर ये इसी तरह से करता रहा तो बाकी नाइट भी मेरी बेइज़्ज़ती करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे इसके लिए इसे सबक सिखाना होगा। ये कमीना आज मुझसे नहीं बचेगा। और हम देखते हैं कि लोगन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वह उस नाइट को बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की तरह मार रहा होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर रहा होता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और वह डोमिन काफ़ी ज़्यादा पिट रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दो। और इतने जालिम को देखने के बाद सभी नौकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ हमारे यंग मास्टर को, ये इतना जालिम कब से हो गया है। अरे उसे कोई रोको, नहीं तो वह सर डोमिन को मार डालेगा। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद तो वह नाइट भी हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाते हैं कि क्या ये वही यंग मास्टर है जिसे हमने पहली बार देखा था। लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया है। लगता है कि इसने अपनी शक्तियों को पा लिया है, लेकिन जिस तरह से ये तलवार चला रहा है, इसका तलवार चलाने का तरीका भी बदल गया है। ऐसा लगता है कि जैसा इसे मानो तलवार में महारत हासिल कर ली हो, जैसे ये कई सालों से तलवार चला रहा हो। और वह नाइट भी लोगन मैकलन को विनर डिक्लेयर कर देता है। फिर इसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हम फादर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ओह तो तुमने अपनी शक्तियों को जगा लिया, तुमने किस तरह की ट्रेनिंग की है, क्या तुम इसके बारे में मुझे बताओगे। और ये सुनने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मेरे फादर जासूसी कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इन्हें बताना होगा। और वह बताने लग जाता है कि फादर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लालच करता था, मैं बहुत ज़्यादा घमंडी था। मैंने इन सब चीज़ों को बदला और अपने आप को चेंज किया। और जैसे जैसे मैंने अपने दिमाग को तेज़ किया और अपनी ट्रेनिंग करता रहा, धीरे धीरे एहसास होना स्टार्ट हो गया कि मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी ताकत, एक अजीब सी शक्ति जाग गई है, जिसकी वजह से मेरा शरीर इतना ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो गया है। और लोगों ने अपने मन में कह रहा होता है कि वैसे तो ये बकवास सीजन एकदम बकवास, जो कि एक झूठा है, लेकिन ये मेरी पिछली लाइफ में हुआ है। वैसे तो मैंने अपनी ताकत को कभी भी हासिल करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरी ट्रेनिंग की वजह से वह ताकत मेरे शरीर के अंदर जाग रही थी। मुझे अपने फादर को यही सब बातें बतानी होगी, तभी जाकर उसे सच लग सकता है। और उसका फादर कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें देख सकता हूँ, तुम अब पूरी तरीके से बदल चुके हो और तुमने ताकत भी हासिल कर ली है। और जैसे तुमने शक्ति हासिल की है, तुमने अपना सारा का सारा जोर उस कमज़ोर नाइट के ऊपर निकाल दिया। तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुमने ये करना चाहिए था। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि वह नाइट ये सब डिजर्व करता था। क्या आपने उन नाइट से ये बातें नहीं सुनी थी जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था। उन्होंने मेरी बेइज्जती की और वह इसका हकदार था। और ये सुनने के बाद उसका फादर गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ मैंने सुना था, हाँ मैंने सुना था, लेकिन तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। तुम जानते हो कि तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने कमज़ोर पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। क्या ये ज़रूरी था। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि हाँ फादर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिसे सुनने के बाद उसका फादर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ज़रूरी था। और लोगन बताने लग जाता है कि हाँ फादर, उसने आपके खून को बेकार कहा, उसने मेरा मजाक उड़ाया, और इसके अलावा जिस तरह की वह हरकतें कर रहा था उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर उसे माफ़ कर दिया जाता तो बाकी के नाइट्स भी उस तरह बन जाते और वह हमारे लिए जहर का काम करता। क्या आपने नहीं सुना है, जिस तरह से एक संगठन किसी नियम के बल पर चलता है, अगर नियम पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वह नियम और संगठन पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाता है। फिर उस संगठन का कोई भी महत्व नहीं हो रहता। और लोगों ने बताने लग जाता है कि मुझे ये सारी की सारी बातें तब पता चली जब मैं 10 साल तक लगातार एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता रहा था। उससे मुझे पता लग गया था कि अगर कोई सैनिक किसी नियम के खिलाफ जाता है तो उसे तुरंत सज़ा देनी चाहिए। अगर उसे तुरंत सज़ा नहीं दी गई तो वह बागी हो जाएगा और सारे सैनिकों को बागी कर देगा, क्योंकि वह सैनिक में ही था। और अपने बेटे की सारी बातों को सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि जैसा कि तुमने कहा, डोमी ने जो किया वह तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत था। उसने तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में बहुत ज़्यादा गलत था। वह बहुत सच में एक बेवकूफ़ इंसान है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए था। अगली बार तुम कोई गलती करो उससे पहले मुझसे परमिशन ज़रूर ले लेना। और इन सब बातों को सुनने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या फादर ने सच में मुझे इतनी आसानी के साथ माफ़ कर दिया। और उसका फादर कहने लग जाता है कि तुम खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो, क्या तुम सज़ा लेना चाहते हो। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं फादर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसका फादर कहने लग जाता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो तुमने किया वह बिल्कुल सही था, लेकिन अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले तुम अपने फादर से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि तुम्हारी गलती हो सकती है। और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें किसी भी तरह की रैंक नहीं दी है जिसकी वजह से तुम आवाज़ उठा सको और अपना काम कर सको। और ये सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि हाँ फादर मैं समझ गया, अब मैं इस बात को अपने दिमाग पर रखूँगा। और ये सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि ये सारी की सारी बातें तो होती रहेंगी,
कहेंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद लोगन थोड़ा-सा सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ज़रूरी बात, वह ज़रूरी बात क्या हो सकती है? और उसका फ़ादर कहने लग जाता है कि तुम्हारी मंगेतर जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, वे जल्दी यहाँ पर आने वाली है। और ये सुनने के बाद लोगन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या सच में वह लड़की यहाँ पर आने वाली है? अब आएगा मज़ा, मेरा सारा का सारा पैसा उस लड़की के साथ आ रहा है। और हम देखते हैं कि लोगन पागलों की तरह हँस रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिमाग में कोई प्लेन चल रहा है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे सैनिक कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस रीना वॉस यहाँ पर आ चुकी है, प्रिंसेस रीना वॉस का यहाँ पर स्वागत है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रीना राजकुमारी आ चुकी होती है, जिसके स्वागत के लिए सारे सैनिक चिल्ला रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यह राजकुमारी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि जो वहाँ पर नौकरानियाँ खड़ी होती है और वहाँ पर जो सैनिक होते हैं वे उसकी खूबसूरती के प्यार में ही पड़ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत राजकुमारी को देखने का मौका मिल रहा है। और हम देखते हैं कि ये राजकुमारी सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वह कहने लग जाती है कि लॉर्ड मैकलन को मेरी तरफ से नमस्कार, आपसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है। और यह सुनने के बाद वहाँ पर जो मैकलन होता है वह कहने लग जाता है कि सच में तुम तो एक ट्रू लेडी बन चुकी हो, यंग लेडी। और हम देखते हैं कि रीना इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि रिक भी उसकी खूबसूरती देखने के बाद हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो इस लड़की को, मैंने इसे तब देखा था जब ये बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब ज़रा देखो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, इस पर तो विश्वास करना ही मुश्किल है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि रिक की नज़र लोगन के ऊपर जाती है और लोगन के चेहरे को देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि अब इस कमीने को क्या हो गया है, इसकी मंगेतर आई है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, सच में ये तो कितना ज़्यादा बेकार है। और राजकुमारी रीना अपने नायट से कहती है कि लाओ मुझे वह लेटर दो जो कि मेरे फादर ने लॉर्ड मैकलन के लिए लिखा है, मैं उसे खुद अपने हाथों से पढ़ना चाहती हूँ। और वे अपने फादर का लेटर पढ़ रही होती है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त लॉर्ड मैकलन, मैं आपसे बहुत कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तरह तरह की बातें लिखी होती है, जिन बातों को सुनने के बाद सारे सैनिक बोर हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, कब तक मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। लेकिन अचानक से राजकुमारी रीना कहने लग जाती है कि हमारे परिवार में कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमने ये शादी तय की थी, लेकिन अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस शादी को तोड़ दीजिए। और इस बात को सुनने के बाद तो सारे के सारे महल में सन्नाटा सा छा जाता है, सब लोग खामोश हो जाते हैं और लोगों ने अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि यह वॉल्फ परिवार ऐसा ही करेगा, लेकिन इन लोगों ने बात को गोल गोल घुमा दिया। वह कायरन वॉल्फ, मुझे पता था कि यही कहेगा। और कायरन वॉल्फ कह रहा होता है कि मुझे लगता था कि मैकलन परिवार आगे चलकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसलिए तो मैंने ये शादी का रिश्ता तय किया था। लेकिन 20 साल बीत चुके हैं और पैट्रिक मैकलन आगे नहीं बढ़ पाया है और ना ही वह हाई रैंक से ऊपर आ पाया है, जबकि सारी की सारी फैमिलियां उससे आगे निकल चुकी हैं और उसका बेटा तो उससे भी ज़्यादा घटिया निकला है, जो कि एक छोटे से बच्चे से हार जाता है। भला मैं अपनी बेटी का हाथ उसे कैसे दे सकता हूँ? अगर हमारी फैमिली को इससे शादी करनी है तो हमारी फैमिली को नीचे आना पड़ेगा, जबकि हम नहीं आ सकते। आज से हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। वह कमीने लोग मेरी फैमिली के बारे में यही सब सोच रहे होंगे। और उस राजकुमारी रीना की बातें सुनने के बाद पैट्रिक मैकलन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहती हो कि वॉल्फ परिवार हमारे साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता है? क्या वॉल्फ परिवार मैकलन परिवार को नीचे दिखाना चाहता है? उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और इसकी बातें सुनने के बाद राजकुमारी कहते हैं कि नहीं नहीं माय लॉर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्फ परिवार मैकलन परिवार के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर इसलिए तो राजदूत बनकर आई हूँ ताकि मैं आपको सारी की सारी बातें बेहतर तरीके सही तरीके से समझा सकूँ। और वैसे भी आप तो जानते हैं कि मेरा बचपन का 1 साल इसी महल के अंदर गुजरा है और मैंने यह इसी बचपन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़े भी किए थे। मैं यंग मास्टर लोगन के साथ काफ़ी ज़्यादा खेली हूँ और मैंने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े भी किए हैं। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उनके तरफ से बहुत ही ज़्यादा सपने सजोए थे और मैं उन सपनों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मेरी फैमिली ने जो मुझे कहा है मैं उसके खिलाफ भी नहीं जा सकती, जिसके लिए मुझे यह काम करना ही होगा। और वैसे भी मेरी फैमिली में कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमें यह रिश्ता तोड़ना पड़ गया, नहीं तो हम ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करते। और राजकुमारी की मीठी मीठी बातों को सुनकर और मगरमच्छ के आंसू को देखकर वह नौकरानियां भी पिघल जाती हैं और कहने लग जाती है कि ओह ज़रा देखो, इसके चेहरे के साथ साथ इसका दिल भी कितना ज़्यादा सुंदर है। पर हम देखते हैं कि लोगन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि यह कुतिया किस तरह की बातें कर रही है। और उसकी बातें सुनने के बाद जो पैट्रिक की बीवी होती है वह कहने लग जाती है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि कुछ कारणों की वजह से तुम्हारे परिवार ने ये रिश्ता तोड़ दिया था। क्या मैं जान सकती हूँ कि वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से तुम हमारी परिवार
परिवार की बेइज्जती करने पर तुली हुई हो। और ये सुनने के बाद वह राजकुमारी थोड़ी-सी हैरान हो जाती है और लोगन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मरियम काइरोस है, मेरी सौतेली माँ और रोनिन की असली माँ। मुझे लगा था कि शुरू से ही उत्तराधिकारी होने की वजह से ये मुझे दुश्मन मानती है और मेरे बीच में नहीं बोलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये परिवार का मामला है जिसकी वजह से इसे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो ये मेरे बारे में कभी भी नहीं बोलती। और उस तरफ राजकुमारी रीना कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता कि किस कारण की वजह से मेरे परिवार ने ये रिश्ता तोड़ा है। और ये सुनने के बाद मरियम कहने लग जाती है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि तुम्हारी शादी थी और तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारी शादी किस लिए तोड़ी गई थी। क्या मैं सही कह रही हूँ? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अकेली एक इंसान हूँ जो कि दूसरे परिवार का हिस्सा बनना चाहती है और मेरे फादर किसी भी महत्वपूर्ण बात पर मुझसे बात नहीं करते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये शादी किस लिए तोड़ी गई थी। और जिसे सुनने के बाद मरियम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तो तुम यहाँ पर बिना किसी वजह के शादी का रिश्ता तोड़ने के लिए आ गई और तुम्हें कोई कारण भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके बदले में हमें क्या दे सकते हो? और राजकुमारी रीना कहने लग जाती है कि हम आपको इसके बदले में 3 मिलियन सिक्के देना चाहते हैं। हमसे जो भी गलती हुई है इसके बदले में 3 मिलियन सिक्के देना चाहते हैं। और 3 मिलियन सिक्कों की बात आने के बाद तो एक आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि क्या 3 मिलियन सिक्के, ये तो मैकलन परिवार का 1 साल का बजट भी नहीं है। और हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है, इसका नाम डेविन होता है जो कि मैकलन परिवार का फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है। और उसकी बातें सुनने के बाद लोगन अपने मन में कह रहा होता है कि अब भाई ने ये राजकुमारी असली बात पर, मुझे ये सारे के सारे सिक्के चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे सिक्के हैं। और हम देखते हैं कि इज्जत को पैसों में तोला गया होता है, जिससे मैकलन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात मेरे सामने कहने की। और हम देखते हैं कि पैट्रिक की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, जिसकी वजह से सारे के सारे सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और वह नाइट कहने लग जाता है कि राजकुमारी प्लीज़ मेरे पीछे रहिए, और कहता है कि वॉल्फ परिवार का नाइट होने के नाते मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ शांत हो जाइए, हम आराम से बातचीत कर सकते हैं। और उसकी बातें सुनने के बाद पैट्रिक कहने लग जाता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम हाई रैंक नाइट हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिक्कों के अंदर मैकली परिवार की इज्जत तोड़ी जा सकती है? वह परिवार हमारे साथ जो कर रहा है उसे यह नहीं करना था, उसकी इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और वह नाइट कहता है कि माय लॉर्ड हमें माफ़ कर देना अगर हमारी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो, लेकिन हमारे लॉर्ड ने कहा था कि मैकलन परिवार काफ़ी ज़्यादा महान परिवार है, वह आपकी इज्जत करेगा और हमारी बेटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप शांत हो जाइए। और यह बात सुनने के बाद राजकुमारी रीना कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड, हमारा वोल्फ परिवार मैकलन परिवार की इज्जत को पैसों के अंदर नहीं तोल रहा है। ये पैसे तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है और मैं नहीं चाहती कि इस गलती की वजह से हमारी दोस्ती पर इसका फ़र्क पड़े। और यह बात सुनने के बाद पैट्रिक मैकलन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह कमीना इंसान अपनी बेटी को भेजकर यहाँ पर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने इन लोगों को और ज़्यादा दबाव डाला तो इससे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कमीना काइरोस, आखिरकार तू करना क्या चाहता है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वह कहने लग जाता है कि हमारे यहाँ आए हुए लोगों को मेहमान कहते हैं और मेहमानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, बल्कि मैकलन परिवार तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर रिश्ता तोड़ने की बात लेकर आए हैं और आप हमें सिक्का भी देना चाहते हैं। हम आपसे कोई भी सिक्का नहीं चाहते, बल्कि मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी रीना मेरे बेटे से आकर चुपचाप माफ़ी मांग ले, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और लॉर्ड की यह बात सुनने के बाद सारे सैनिक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, जैसा कि हमने अपने लॉर्ड से उम्मीद की थी वह बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल बड़ा आदमी। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से लोगन बीच में बोल पड़ता है और कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, जबकि ये रिश्ता मेरा तोड़ा जा रहा है तो मैं इस मामले में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इन लोगों की बातों की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे वे सारे के सारे 3 मिलियन सिक्के चाहिए, क्योंकि ये मैकलन परिवार का पूरा बजट भी नहीं है। हमें पता है कि कायर्स परिवार हर साल हमारे परिवार को कुछ सिक्के देते हैं सहायता के लिए, ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर ये सपोर्ट बंद हो जाए तो हमारे परिवार कंगाल हो जाएगा और हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और वह कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वोल्फ परिवार ने जो माफ़ी मांगने की शर्त रखी है हम उसे कबूल कर लें। और यह बात सुनने के बाद तो लोगन का फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लोगन, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैं आपसे अपनी बात से पलट जाऊं? और अपने फादर के इस दबाव को देखने के बाद लोगन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरे फादर का काफ़ी ज़्यादा जोरदार दबाव है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सभी राजाओं से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मैं इस दबाव को नहीं झेल पाया तो मैं किसी भी राजा के दबाव को नहीं झेल पाऊंगा और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और लोगन का फादर कहने लग जाता है कि
लोगन हम मैकलन परिवार इतना भी ज़्यादा गरीब नहीं हुआ है कि वो अपनी इज़्ज़त पैसों में बेच दे। जिसे सुनने के बाद लोगन कहने लग जाता है कि नहीं, हम इतना ही गरीब है और उसका फ़ादर हैरान हो जाता है और लोगन कहने लग जाता है कि क्या आपको पता नहीं है कि मैकलन परिवार पर बैंक का 3 मिलियन बकाया है और उसका हर साल का इंटरेस्ट 1.5 मिलियन तक है। बिना कायरोस परिवार के हम टिक भी नहीं सकते। वे हर साल हमें पैसे देते हैं। अगर वे सपोर्ट ना करें तो हम कंगाल हो जाएँगे। हमारा राज्य बिल्कुल भिखारी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखो हम कितने ज़्यादा गरीब फटीचर है। और हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज़्ज़ती कर रहा है और वह अपने मन में ये सब बातें सोच रहा होता है और कहना चाहता है कि मैं ये बात कहना तो चाहता हूँ, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं अपने फ़ादर से ये सारी बातें नहीं कर सकता। और वह कहना चाहता है कि फ़ादर हमें 3 मिलियन गोल्ड ले लेना चाहिए और वैसे भी इसमें हमारी कोई भी इज़्ज़त का सवाल नहीं उठता है। और ये सुनने के बाद लोगन का फ़ादर कहता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैं अपने शब्द वापस ले लूँ? और ये सुनने के बाद लोगन कहता है कि हाँ फ़ादर, क्या आप नहीं जानते कि वोल्फ परिवार सबसे ज़्यादा ताकतवर परिवार बन चुका है? वह इसमें सबसे ज़्यादा पैसों वाला परिवार बन चुका है। वह मैकलन परिवार की इज़्ज़त नहीं करता है और ना ही उसके साथ कोई भी संबंध बनाना चाहता है। अगर हमने इन लोगों की माफ़ी कबूल कर ली तो शायद इससे हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हम इन लोगों को जाने नहीं देंगे। हमें यह 3 मिलियन गोल्ड लेने ही होंगे। और इस बात को सुनने के बाद राजकुमारी रीना कहने लग जाते हैं कि नहीं माय लॉर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोल्फ परिवार मैकलन परिवार की इज़्ज़त बिगाड़ना नहीं चाहता। वह उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और ये सुनने के बाद लोगन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक तो तुम यहाँ पर आती हो और एक तरफ़ा रिश्ता तोड़ देती हो और हमसे कहती हो कि मैकलन परिवार की तुम इज़्ज़त नहीं उछालना चाहते। इस बात का क्या मतलब है? और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में मुझे लगता था कि राजकुमार रीना इस रिश्ता टूटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, इसलिए तो मैं उससे मिलने के लिए गया। जहाँ पर राजकुमार रीना कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए यंग मास्टर। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन आज हमारा आखिरी दिन है मिलने का, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन तो उसके प्यार में पागल हो चुका होता है और लोगन बताने लग जाता है कि मैं उस लड़की के प्यार में पागल हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसके साथ कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार था, मैं उसे भगाने के लिए तैयार था। और वह कहने लग जाता है कि राजकुमारी रीना, क्या आप मेरे साथ भाग सकती हैं? लेकिन हम देखते हैं कि राजकुमारी रीना अपने पास से एक खंजर निकालती है और लोगन के ऊपर बड़ी तेजी के साथ मार देती है। और यह देखने के बाद लोगन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार निकालता है और उस चाकू को रोक लेता है और वह कहने लग जाता है कि राजकुमार रीना, आप ये क्या कर रही है? और हम देखते हैं कि राजकुमार रीना ने अपने कपड़े फाड़ लिए होते हैं और वह कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे घटिया और कमज़ोर इंसान के साथ रहना पसंद करूंगी? तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम एक छोटे बच्चे से हार गए थे, फिर भी इसके बावजूद भी तुम तलवार लेकर घूमते हो। तुम कितने ज़्यादा घटिया हो, लेकिन आखिरकार तुमने मेरा काम आसान कर दिया। और ये सुनने के बाद लोगन हैरान हो जाता है और कहता है कि काम आसान कर दिया, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? और हम देखते हैं कि वह राजकुमारी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और ये सुनने के बाद वहाँ पर एक नाइट आता है जो कहता है कि माय लेडी क्या हुआ? और वह लेडी नाटक करते हुए कहने लग जाती है कि यंग मास्टर लोगन ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझ पर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और इस बात को सुनने के बाद लोगन हैरान हो जाता है और लोगन बताने लग जाता है कि मेरी उस गलती की वजह से मुझे एक बहुत बड़ी सज़ा मिली। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से मेरे परिवार ने भी मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं किया और इसकी वजह से वोल्फ परिवार ने मैकलन परिवार से भारी मुआवजा मांगा और जिसकी वजह से मेरे परिवार कंगाल हो गया। इस कमीनी कुतिया की वजह से ये हुआ है। इसकी वजह से मैं लड़कियों पर कभी भी भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है कि ये रिश्ता टूटने की वजह से मुझे डिनर पर ज़रूर बुलाएगी, लेकिन आज तो इस कुतिया की खैर नहीं है। ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मैं इसे एक ऐसी सज़ा दूँगा जिसके लिए ये हमेशा तैयार रहेगी। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह चैप्टर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में। धन्यवाद।